इंतज़ार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग रामेश्वर के उस लड़के के बारे में बात करने वाले हैं जिसके एक कान में गीता के श्लोक और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत बजते थे। जी हाँ, आज हम लोग उस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसके नाम से यानी कि जिसकी सिर्फ बालों की स्टाइल, हेयर स्टाइल से ही एक मूवी आई थी। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। कौन है एपीजे अब्दुल कलाम? ए मतलब औल यानी कि उनके परदादा, पी मतलब पाकिर यानी कि उनके दादाजी, जे मतलब जैनुल आबिदीन उनके पिताजी और अब्दुल कलाम वो खुद। बचपन से ही उनकी फैमिली सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि वो अपने पढ़ाई करने के लिए यानी कि पढ़ाई का खर्चा करने के लिए यात्रिकों को नाविक के अंदर रामेश्वर की तीर्थ यात्रा कराते थे। जब तक यात्री रामेश्वर के दर्शन करते थे उस वक्त इतना छोटा बच्चा फिजिक्स की किताबें पढ़ता था। एक बार एक सेमिनार में एक बच्चे ने अब्दुल कलाम जी से पूछा कि सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अब्दुल कलाम जी ने बताया कि आपको ऐसी 4 चीज़ें यानी कि 4 मंत्र बताता हूँ जो आपको अपने माइंड में रखनी है। पहला होता है ग्रेट एम, जिसके ऊपर आपको काम करना है। उसके बाद उसके एम के यानी कि उसके ऊपर आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, यानी कि जितना हो सके उससे आप नॉलेज लेते रहिए। तीसरा है फिर करो उसके ऊपर हार्ड वर्क, यानी कि दबा कर उसके ऊपर मेहनत करो। और चौथा है परसिवेंस, यानी कि कभी भी हार नहीं मानना है, क्विट नहीं करना है। उसको अगर ऐसा लगे तो स्टॉप करके थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हो, पर उसको क्विट नहीं करना है। उसके ऊपर दबाकर मेहनत और उसको ऊपर फोकस करना है। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर के तमिलनाडु में हुआ था। उनका बचपन है वो काफ़ी संघर्षमय हुआ है। उनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और उनके पिताजी नाविक थे और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। स्कूल में जब अब्दुल कलाम जी का एक मित्र होता था तो पहली बेंच पे वो दोनों बैठ कर आपस में बात कर रहे थे। तो टीचर को ये पसंद नहीं आया तो टीचर ने जोरदार थप्पड़ मारा अब्दुल कलाम जी को और बोले कि तुम आगे की बेंच पे क्यों बैठे हो, तुम्हें पीछे की बेंच पे ही बैठना है, तुम आगे की बेंच पे नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने पिछली बेंच पे बैठ के ही पढ़ाई की और ये निर्णय किया कि देश का अच्छे से अच्छा भविष्य आपको लास्ट बेंच पर भी मिल सकता है। तो ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि देश का अच्छे से अच्छा भविष्य आपको पिछली बेंच पे बैठने वाले लोगों में से भी मिल सकता है। छोटी सी उम्र में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया। अखबार क्यों बेचते थे कि उन्होंने साइकिल पर ही ऐसा स्टैंड बना लिया था कि जब तक अखबार बांटते बांटते पूरा अखबार पढ़ लेते थे, यानी कि साइकिल पे जब भी सभी घरों में अखबार बांटते थे उस समय वो पूरा अखबार पढ़ लेते थे। यानी कि एक तो अखबार के पैसे भी घर में आ जाए और उनको पूरा अखबार भी मिल सके और उससे भी वो नॉलेज उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सके। 8 साल की उम्र में ये बहुत छोटे थे तो उनकी गाँव से थोड़े दूर एक टीचर रहा करते थे जो बोलते कि जो भी बच्चा सुबह 4 बज के नहा धोकर आएगा उसको वो मुफ्त में पढ़ाई देंगे, यानी कि उनको मुफ्त में पढ़ाएंगे। तो अब्दुल कलाम जी सुबह 3 बजे उठ के, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या बारिश हो, कोई भी ऋतु हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। वो 3 बजे उठ के उस प्रोफेसर के घर पे जाते थे और वहाँ पे 4 बजे यानी कि शार्प टाइम पे नहा धो के पहुँच जाते थे। एक बात की बात है, जब स्कूल में अब्दुल कलाम जी सोचते सोचते अपनी क्लास की जगह दूसरी क्लास में चले गए तो उस वक्त टीचर ने उनको जोरदार से रपट मारा कि उन्होंने उसको बोला कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा क्लास कौन सा है तो तुम क्या आगे पढ़ोगे और क्या आगे बढ़ोगे। उस वक्त से अब्दुल कलाम जी ने जी जानकर इतनी मेहनत की, गणित में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक वही लेके आए। बचपन में ही उनके टीचर सुब्रमण्यम, जिन्होंने उनको बताया कि चिड़िया कैसे उड़ती, बच्चों को समझ में नहीं तो वो ले गए समुद्र किनारे के। वहाँ पे उन्होंने उनको बताया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। तो उसके ऊपर से उनको एरोनॉटिक्स का ख्याल आया और बाद में वहीं जाके एरोनॉटिक्स में भर्ती हुए। स्कूल तो उनकी ख़त्म हो गई, उसके बाद उनको जाना था इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना एडमिशन लिया। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख के उनके लिए 1500 रुपये फीस इकट्ठा की और उनको पढ़ाने के लिए वहाँ पे भेजा। तो एक बात की बात है, उनका एक प्रोजेक्ट था एरोप्लेन का। तो उन्होंने एरोप्लेन की डिज़ाइन बना के टीचर को दिखाई तो टीचर को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला तुमने ये डिज़ाइन क्या बनाई, ये ऐसी गलत डिज़ाइन है, इसको ये पसंद नहीं मुझे आई, आपको इससे अच्छी बनानी है। तो अब्दुल कलाम जी ने उनको बोला कि आप मुझे 3 महीने दो, 3 महीने में इससे भी बढ़िया आपको डिज़ाइन बना के दूंगा। तो टीचर बोले कोई 3 महीने नहीं, सिर्फ 3 दिन। कितने? 3 दिन दूंगा। ये
सुन के तो अब्दुल कलाम जी का दिमाग चकरा गया। 3 दिन, और उन्होंने बोला कि अगर 3 दिन में तुम ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन जाएगी। स्कॉलरशिप भैया, स्कॉलरशिप जिनके लिए उन्होंने की बहन ने उनको गहने गिरवी रख के उनको पढ़ाने के लिए फीस भरी थी, तो वो स्कॉलरशिप छीन जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो अब्दुल कलाम जी का दिमाग चकरा गया। उसके बाद 72 घंटे, 3 दिन 72 घंटे ना खाया ना सोए। जी हाँ, यानी 72 घंटे ना खाया ना सोए, और पूरा जी जान लगा के उस प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम किया। और एक ऐसा बढ़िया सा डिज़ाइन टीचर को दिया ना, टीचर की आंखों में भी आंसू आ गए। बोला कि तुम आगे जाके बहुत बड़ा नाम रोशन करने वाले हो देश का। और वही अब्दुल कलाम, जिनको आज हर एक बच्चे से बच्चा जानता है, जिनके नाम से ही उनके मार्क बनते हैं। तो ऐसे थे अब्दुल कलाम जी, कि जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे, चाहे कितना भी हो, कितनी भी हो, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, जो नींद और निंदा पे विजय पा लेते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो नींद और निंदा पे काबू पा लेते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी कॉलेज ख़त्म करने के बाद उनके पास 2 इंटरव्यू अकेले आए थे, एक थे डिफेंस और एक थे एरोस्पेस। आपको तो पता है उनको क्या जाना है, एरोस्पेस में। तो फिर वो चले गए दिल्ली। तो वो दिल्ली जाने के लिए देहरादून से होकर दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने देखा कि कई सारे लोग, यानी कि 30 लोग थे जिनको इंटरव्यू के लिए आए थे, जिसमें से 25 लोगों को लेना था। और इन्होंने इंटरव्यू दिया, उसका रैंक था 26, यानी कि 26 नंबर का। उस वक्त उनको काफ़ी बुरा लगा, अभी करे तो क्या करे। तो फिर उन्होंने वापस आते वक्त अपने गुरु को मिले। तो उनके गुरु ने उनको भगवत गीता दी और बोला इससे आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो दिल्ली से वापस होते देहरादून आए और वहाँ पे जाके उन्होंने डिफेंस की नौकरी ज्वाइन कर ली। पर हम सबको क्या पता था कि ये डिफेंस की जॉब ही उनको काफ़ी यहाँ पे देश में आगे लाने के लिए मदद करेंगे। तो फिर उन्होंने उस डिफेंस की जॉब को अच्छे से निभाया और उसके ऊपर अच्छा सा अच्छा काम किया। एक बात की बात है, जब डिफेंस की जॉब से उनको जाना था नासा भैया, नासा जो उनका सपना था, जहाँ पे उनको जॉब करना था, वो सपना नासा, वहाँ पे वो गए। वहाँ पे जाके ट्रेनिंग में इतना, वो ट्रेनिंग के अंदर इतना मशगूल हो गए, इतना घुल मिल गए कि उनका वहाँ के डायरेक्टर, उनको लगा भैया ये बंदा कौन है, इसको यहाँ पर जॉब के लिए रख लो क्योंकि ये काफ़ी नॉलेजेबल है, इसको यहाँ पे रख लो। तो उन्होंने वहाँ पे उनको ऑफ़र भी किया कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ की जॉब करो, आपको यहाँ पे हम लोग सिटीजन भी फ्री में देंगे, आपको कोई गोरी सी लड़की के साथ यहाँ पे शादी भी कर लो और यहाँ पे रख दो। अब्दुल कलाम जी ने जब बोला नहीं, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता, आपकी जॉब को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, ठुकरा देता हूँ। और फिर से वहाँ डिफेंस में ट्रेनिंग ख़त्म करके वापस आ गए और फिर दुनिया, यानी कि फिर भारत के लिए काम किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए। अभी एक बात की बात है, जब पाकिस्तान और चाइना, जिससे भारत को खतरा काफ़ी बढ़ रहा था क्योंकि चाइना भी परमाणु शक्ति का उपयोग कर रहा था, यानी कि चाइना भी परमाणु शक्ति विकसित कर रहा था और धीरे चोरी छुपे से पाकिस्तान को भी ट्रांसफ़र कर रहा था। तो भारत के लिए ये दोनों खतरा थे। तो अब्दुल कलाम जी को ये कमान सौंपा गया कि हमें भी यहाँ पे परमाणु का परीक्षण करना है। तो अब्दुल कलाम जी ने अपनी टीम के साथ मिलके एक पूरा सा प्रोजेक्ट तैयार किया। आपने मूवी भी देखी होगी परमाणु, कैसे चोरी छुपे, यानी कि किसी को भी पता है, यानी आजू बाजू के लोगों को भी नहीं पता चले, उसी हिसाब से वो पूरा परमाणु परीक्षण किया गया और उसको काफ़ी सक्सेसफुल बनाया गया। उसमें आपने देखा भी होगा कि जो वैज्ञानिक थे उसको भी मिलिट्री के ही जो कपड़े थे वो पहनाए गए, ताकि अमेरिका की जासूसी जो कर रहे थे उसको भी पता नहीं चला कि यहाँ पे ये मिलिट्री वाले हैं या फिर वैज्ञानिक। और वहाँ के जो जनता थी उनको भी नहीं पता था कि ये कैसे काम करते थे, क्योंकि आपने ये परमाणु मूवी देखा होगा, उसमें पूरी डिटेल में दिखाया गया उसमें कैसे अब्दुल कलाम जी ने और उनकी टीम ने काम किया है। तो इस तरह से पूरा परमाणु परीक्षण किया, चाहे जितनी भी अमेरिका की धमकियाँ है पाकिस्तान परमाणु पर, उन्होंने ये परीक्षण कंप्लीट करवाया। उसके बाद एक एक मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ये सभी जो मिसाइल है वो भी परीक्षण करवाया। अभी यहाँ पे उनके पास काफ़ी जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया, अग्नि 1, 2, पर अग्नि 3 का जो है वो कुछ खामी की वजह से
उसका लॉन्च ही नहीं हो रहा था, यानी कि वो मिसाइल बार बार फेल हो रहा था। उसके लिए इंदिरा गांधी और लोगों ने काफ़ी इसमें पैसा लगाया था। तो जनता ने, यानी कि एक रिपोर्टर में उनको बताया और बताया गया कि आपने जनता का इतना पैसा वेस्ट किया, आपको क्या अधिकार है जनता का इतना पैसा वेस्ट करने के लिए। तो उनका जो लीडर है, उन्होंने माइक लिया अपने हाथ में और बोले, ये टीम काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी एनर्जिक है, और सभी जो ब्लेम था वो पूरा अपने आप पे ले लिया और बोले 1 साल में यही टीम वापस आएगी और पूरी जो हमारी SLV-3 है, अग्नि मिसाइल 3 का परीक्षण पूरा सक्सेसफुल कर देंगे। और ऐसा बोल के अपनी टीम में पूरी एनर्जी भर दी और उसी टीम ने काफ़ी मेहनत करके अग्नि 3 का भी सफल परीक्षण करवाया। उसके बाद फिर से एक बार इंटरव्यू हुआ, उस बार उनके लीडर में अब बार माइक अब्दुल कलाम जी को हाथ में दे दिया और बोले, अब तुम सक्सेसफुल हो गए तो आप भी बात करिए। तो ऐसे लीडर होते हैं, यानी कि लीडर वो है जो सक्सेस मिलने पर अपनी टीम को आगे बढ़ाए और अगर फेलर हो तो उसका पूरा ब्लेम अपने आप पर ले लें। उसके बाद एक मिसाइल का परीक्षण करते रहे और पूरी दुनिया में, यानी कि चाइना, अमेरिका की रेंज तक के अपने मिसाइल लॉन्च कर दिए। उनका मानना ये है कि दुश्मन को डराने के लिए अपना सिर्फ विराट रूप ही दिखाओ ताकि वो उससे ही डर जाए, उनका ऊपर हमला नहीं करना है, सिर्फ अपना विराट रूप दिखाना है। तो इस तरह से अब्दुल कलाम जी ने अपने पूरे कार्यकाल में कितने भी मिसाइल्स लॉन्च करवाए, कितना भी सफल परीक्षण करवाए। अपने पूरे जॉब के कार्यकाल में उन्होंने 2 ही बार छुट्टी ली, एक उनके माता के देहांत पर और एक उनके पिता के देहांत पर। और पूरी ज़िंदगी पर अब्दुल कलाम जी ने शादी नहीं की। एक बात की बात है, जब कलाम जी अपने मिसाइल के बनाने के लिए काफ़ी व्यस्त थे, बिजी थे, तो उस वक्त उनके पिताजी का फ़ोन आया कि कलाम जी कल तुम्हारी सगाई है। तो अब्दुल कलाम जी ने बोला ठीक है, और वो फिर से अपने मिसाइल के काम में लग गए। उनको लगा कि मिसाइल हमारी बन जाएगी। उस काम में अपनी सगाई की जो तारीख ही बात ही वही भूल गए, और वहाँ पे उनके घर पे उनके पिताजी और लड़की वाले सब वेट कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने उनकी काम में व्यस्त रहे, तो उसके बाद कभी भी शादी के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। तो इस तरह से अब्दुल कलाम जी थे कि जो अपनी पूरी जी जान, पूरा दिमाग, पूरी मेहनत और पूरी लगन से अपने काम करते थे। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया DRDO में से। फिर बात आती है प्रेसिडेंट की। तो इसके लिए भी एक कहानी थी कि अटल जी ने सोचा कि चलो अभी हम प्रेसिडेंट किसको बनाएं, इसके लिए हमें काफ़ी अच्छा लीडर चाहिए और जो काफ़ी समझता हो सब कुछ। तो उन्होंने काम किया। रिटायरमेंट के बाद अब्दुल कलाम जी स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो अटल बिहारी जी ने उनको फ़ोन लगाया। कई बार रिंग बजी पर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। फिर एक मास्टर जी, प्रिंसिपल वहाँ से निकलते थे, तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी के वहाँ पे वो फ़ोन की रिंग सुनाई दी। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और भागते हुए तुरंत अब्दुल कलाम जी के पास आए। भाई अटल बिहारी जी का फ़ोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो लेक्चर छोड़ के वहाँ पे गए, उनसे बात की और बोला कि मैं आपको आधे घंटे के बाद फ़ोन करता हूँ क्योंकि मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ। तो उन्होंने फिर लेक्चर अपना कंप्लीट किया। उसके बाद वहाँ पे गए, अटल बिहारी जी से बात की। उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि हम आपको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे सोचने के लिए 1 दिन का टाइम लिया। 1 दिन के बाद वापस उन्होंने फ़ोन किया और ईज़िली रिग्रेट कर दिया कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा, यानी कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूँ। फिर वो अपने काम में जुड़ गए, वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चर लेने के लिए वो जुड़ गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वापस वही घंटी बजती है। फिर से अब्दुल कलाम जी के फ़ोन उठाया और इस बार अटल जी ने उनसे रिक्वेस्ट की, इस बार आप मना मत कीजिए। तो अब्दुल कलाम जी ने उसके ऊपर बोला कि ठीक है, 10 मिनट के बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। उसके बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने वापस से फ़ोन किया और बोला कि मैं आपके जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना चाहता हूँ। तो इस तरह से अब्दुल कलाम जी इंडिया के प्रेसिडेंट बने। अब तो वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो अटल जी ने बोला कि आप अपने राज्य अभिषेक, यानी कि अपने प्रेसिडेंट की जो आपको मिला है, तो आप उसके सेलिब्रेशन के लिए साथ में किन लोगों को बुलाना चाहते हो। एक बात है कि जब भगवान श्री राम का भी राज्य अभिषेक होने वाला था, तो उस वक्त उनको भी बुलाया गया था कि आप अपने राज्य अभिषेक में किन लोगों को बुलाना चाहते हो। तो उन्होंने उस पर यही बोला था कि जब हमारी यहाँ जंगल से शुरुआत हुई थी तो एक नाविक था जिसका नाम था केवट।
तो मैं उसको बुलाना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें काफ़ी मदद की थी, तो मैं उस केवट को बुलाना चाहता हूँ। ठीक उसी तरह से अब्दुल कलाम जी को भी पूछा गया कि तुम्हें भी अभी तुम्हारा भी राज्याभिषेक होने वाला है, तो तुम किसको बुलाना चाहते हो? तो उन्होंने इस पर बुलाया था कि मैं सिर्फ 2 लोगों को बुलाना चाहता हूँ। इसमें से एक था हमारा मोची, जो फटे जूते मेरे साफ करता था, और दूसरा था वो होटल का वेटर जो मुझे खाना खिलाता था, यानी कि कभी कभी मुझे 2 रोटी भी एक्स्ट्रा भी दे देता था। तो मैं उन लोगों को मेरे राज्याभिषेक यानी कि इसके अंदर बुलाना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये अब्दुल कलाम जी जो कभी भी जिन्होंने उनको हेल्प किया था उनको कभी भूल नहीं जाते, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो ये थे हमारे अब्दुल कलाम जी। अभी आप सोचोगे कि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो राज्य भवन में जाते हैं अपनी 2 सूटकेस और वो लेके, और वापस आते बड़ी बड़ी ट्रक भर के पैसा ले जाते हैं। पर अब्दुल कलाम जी ऐसे नहीं थे। वो गए थे राष्ट्र भवन में 2 सूटकेस लेके, और वापस भी 2 सूटकेस लेके ही निकले थे। साथ में उन्होंने कई सारी किताबें पढ़ी थी, लिखी थी, तो वो भी साथ में उनकी किताबें लेके गए थे। पर पैसे और वो सब वो वहाँ से लेके नहीं गए थे। जो भी था वो फैक्ट काम करते थे। और एक बात की बात है, जब उन्होंने अपने पूरे परिवार को राष्ट्र भवन में बुलाया था, तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार 8 दिन से ज़्यादा वहाँ पे रुका था और पैसा भी खर्च काफ़ी हो रहा था। तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और पूरा एक एक चाय का हिस्सा भी उसको लिखवाया और पूरी कैलकुलेशन करवा के उनको एक चेक दे दिया कि ये सारा पैसा मेरी सैलरी में से कट कर लो, ये सरकार यानी कि गवर्नमेंट में से नहीं जाएगा, ये मेरी जो सैलरी है उसमें से कट कर लेना। तो ऐसे थे अब्दुल कलाम जी, कोई भी रुपया ऐसा भी वो नहीं लेते थे। तो ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम जी। और आखिर में वो कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते उनका देहांत हो गया, यानी कि उनका मृत्यु हो गया। पर आज भी अब्दुल कलाम जी को हम लोग पूरी दिल और दिमाग से यानी कि पूरी जान लगा के उनको याद करते हैं। उनके सिद्धांत, उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल्स, जिसके हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और वो हमारे दिल में और हमारे हृदय में हमेशा बढ़ रहेंगे। तो इस देश में हमें अब्दुल कलाम जी जैसे लोग चाहिए, नहीं कि अजमल कासब जैसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आकर ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोग हर रविवार को सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर अगर फिर भी हम लोग कोशिश ये मिस कर जाते हैं तो सोमवार को 10 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी दी है, आप वहाँ पे जाइए और हमें आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।